ऑटो अकोमोडेट कि सब बैठ जाएं, इसलिए मैं चाह रहा था कि हम सब 6:30 to 7 हम सब यहाँ एसिमुलेट हो जाए। थैंक यू सो मच, आप लोग टाइम पे यहाँ पे आ गए मम्मी को सेलिब्रेट करने के लिए, विच इज़ वॉट वी आर ऑल हेयर फॉर। सो लेट्स ऑल वेट to first engage and then remember Renuka Mathur exactly how she was. Hello, Namaskar. A very very good evening to all of you. माथुर परिवार की ओर से आप सभी नियर एंड डियर परिवार से जुड़े हुए सदस्यों का, प्रियजनों का, मित्रों का, फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी का तहे दिल से अभिनंदन। आप सभी जानते हैं आज की इस नाट्य संध्या में हम क्यों जमा हैं। हम सभी का श्रीमती रेणुका माथुर जी से कहीं न कहीं दिल से जुड़ाव है और यही जुड़ाव आज हमें यहाँ खींच लाया है। यूं तो कहते हैं कि दुनिया आनी जानी है, जो भी इस दुनिया में आया है उसे जाना है, लेकिन बहरहाल याद उन्हीं लोगों को किया जाता है जो कहीं न कहीं अपने नक्श लोगों के दिलों में छोड़ जाते हैं। और क्या खूब तरीका है, क्या यूनिक अंदाज है उन्हें याद करने का माथुर परिवार का। तो मैं एक बार आप सभी की तालियां चाहूंगी माथुर परिवार के लिए कि उन्होंने स्वर्गीय श्रीमती रेणुका माथुर जी की स्मृतियों को इस नाट्य संध्या ही नहीं बहुत सी चीजों के माध्यम से जीवंत रखा है। यूं तो उनके बहुत सारे परिचय हैं, एक आदर्श गृहिणी, एक आदर्श बहू, एक लविंग मदर, डेडिकेटेड प्रोफेशनल, वर्सटाइल सिंगर और एक दोस्त होने के नाते तकरीबन 25 से ज़्यादा वर्षों का हमारा साथ रहा और अनगिनत स्मृतियां हैं, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का बाल मुकुल या महिला जगत रहा हो या बहुत से स्टेज शोज रहे हो देश के कोने कोने में। बंगलुरु में कथक केंद्र की तरफ से नाट्य संध्याएं, संगीत संध्याएं, नृत्य संध्याएं रही हो, चाहे कोलकाता में, चाहे दुबई में, और भी न जाने कितने ऐसे प्रोग्राम इन दशकों में रहे जिनमें हम लोग साथ रहे। लेकिन इन सब से ऊपर उनका एक खास परिचय है और वो है कि वो एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान थी। कहते हैं एक आदर्श गृहिणी की जो साड़ी होती है उसके पल्लू में उसके घर की तमाम कुंजियां होती है, चाबियां होती है और वो उनमें इतनी मगन हो जाती है कि अपने आप को भूल जाती है। लेकिन रेणुका जी उन चंद शख्सियात में से थी जिन्होंने ये सारे रोल बखूबी प्ले करते हुए अपने अंदर के आर्टिस्ट को जिंदा रखा। आप अभी भी देख रहे होंगे इस तस्वीर को, जो ऐसा लगता है मानो अभी बोल पड़ेगी। जहां भी जाती जिंदगी के रंग बिखेरती, सबको अपने अंदाज से और मधुरता से टच करती। आज मन वाकई बहुत उदास हो रहा है और उन्हें याद कर रहा है। तो आइए हम सब मिलकर उनके इस सफरनामे के साक्षी बन रहे हैं, जिसमें उनकी पूरी जीवन यात्रा को इस नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से जीवंत किया जाने वाला है। और इसका निर्देशन किया है श्री अजय जैन जी ने। अरिहंत नाट्य संध्या की, अरिहंत नाट्य जो संस्था है उसकी ये प्रस्तुति है। तो एक बार आभार स्वरूप, शुभकामनाओं स्वरूप आप सभी की तालियों की गूंज अजय जैन जी तक भी पहुंचे। उन्हें माथुर परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आइए आप और हम सब मिलकर इस नाट्य संध्या का न सिर्फ आनंद लें, बल्कि जिस जिंदगी ने अपने प्रियजनों की जिंदगी को, दिल को छुआ, आइए उन्हें एक बार फिर जीवंत होकर देखते हैं। नमस्कार। नाटक की शुरुआत से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया आपने अपने मोबाइल फ़ोन को वाइब्रेशन मोड पे रखें। दे विल हैव अ डिस्टर्बेंस फॉर द आर्टिस्ट। जस्ट ऑल वी आर ऑल अप हियर टू एंजॉय। थैंक यू।
नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की शाम हम सभी के लिए खास है, और वैसे कहा जाए तो आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही कष्टदायक भी है, क्योंकि आज ही के दिन हम सभी की चहेती, हम सभी की प्यारी, हमारी प्रेरणा स्वर्गीय श्रीमती रेणुका जी माथुर हम सभी को छोड़कर सदा सदा के लिए परलोक सिधार गई थी। और आज के दिन को खास इसलिए भी कहा जा सकता है कि हम स्वर्गीय श्रीमती रेणुका माथुर जी की स्मृतियों को संजोकर आप सभी को दिखाने जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग उन्हें सिंगर के रूप में जानते होंगे, और कई लोग डांसर के रूप में जानते होंगे, और कई लोग किसी और रूप में जानते होंगे। लेकिन आज आप रेणुका जी को जान पाएंगे उनके बचपन से। उनका जन्म 9 फरवरी 1959 को बीकानेर में श्री सज्जन चंद जी माथुर के घर में सबसे बड़ी पुत्री के रूप में हुआ। बधाई हो बधाई, घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी बेटी हुई है, बेटी। अरे वाह, मेरी पोती आई है। आज तो घर सच में धन्य हो गया। सच कहूँ माँ, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमारी झोली खुशियों से भर दी हो। हाँ भाई साहब, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। आज हमारे घर में बेटी आई है तो खुशियाँ दुगनी हो गई हैं। अब आप लोग यहीं खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे या बिटिया का मुंह भी दिखाओगे? ये लो, खुशी के मारे मैं तो भूल ही गई। आप लोग रुकिए, मैं अभी बिटिया को लेकर आती हूँ। ये रही हमारी नन्ही परी। अरे देखो कितनी प्यारी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, और ये प्यारी सी परी भी। देखना, एक दिन ये बच्ची पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। ये सिर्फ बेटी नहीं, हमारे घर की रौनक है, रौनक। अरे जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहाँ खुशियाँ खुद चल कर आती हैं। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। आज जमाना बदल गया है, बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और देखना ये एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी। मैं इसे खूब पढ़ाऊंगा, इसके हर सपने को पूरा करूंगा। मेरी बेटी किसी से कम नहीं होगी। भगवान इसे खूब तरक्की दे और हमेशा खुश रखे। लोग कहते हैं बेटियां पराई होती हैं। अजीब, पर सच तो ये है कि बेटियां ही परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। तो इस तरह से सज्जन चंद जी के घर में एक प्यारी सी नन्ही परी का जन्म होता है। परिवार के सभी लोग उस नन्ही परी को बड़े प्यार दुलार से पालते पोसते हैं, और इस परी का नाम रेणुका रखा जाता है। रेणुका जी के पिताजी यानी कि श्रीमान सज्जन चंद जी माथुर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बीडीओ के पद पर कार्यरत थे, जिस वजह से उनका समय समय पर ट्रांसफर होता रहा, और ट्रांसफर के साथ साथ वो नन्ही सी परी रेणुका भी बड़ी होती गई। रेणुका जी का शुरुआती बचपन और शिक्षा सादुल शहर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर में बीता। अक्सर देखा जाता है बचपन में बच्चों को खेलने का बड़ा शौक होता है, लेकिन रेणुका जी को खेलने के अलावा बचपन से ही गाने का और डांस के साथ साथ बहुत सी एक्टिविटीज जैसे एनसीसी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और डिबेट में रुचि थी। वो स्कूल में आयोजित होने वाले हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। बेटा, बहुत देर से पढ़ रही हो, थोड़ा आराम भी कर लो। नहीं माँ, कल स्कूल में बड़ा प्रोग्राम है ना, तो मुझे एक कविता सुनानी है। अगर मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की तो सब क्या कहेंगे? मेरी बेटी तो सबसे अच्छा करेगी, लेकिन समय से सोना भी तो जरूरी है ना। माँ, मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है माँ। अरे बेटा,
तुझे तो तेज बुखार भी है। लेट जा, कब से कह रही हूँ पर तू सुनती ही नहीं है। मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। माँ, अब मैं कल प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी ना? बेटा तू पहले अच्छे से ठीक हो जा, फिर कर लेना प्रोग्राम। रेणुका, 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 क्या हुआ गीता? पता है आज तू नहीं आई ना तो स्कूल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सच में? गीता, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मैं तो सोच रही थी कि मेरे बिना प्रोग्राम कैसे होगा। भाई तुम दोनों आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? पापा, आज मैं बीमार थी ना, इसलिए स्कूल का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। बेटा प्रोग्राम कैंसिल हो गया? कोई बात नहीं है, पर ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। अहंकार? हाँ बेटा, खुद को इतना बड़ा कभी मत समझो कि तुम्हें लगे तुम्हारे बिना कोई काम नहीं हो सकता है। आज नेहरू जी चले गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा देश चलना ही बंद हो गया। जी पापा। बेटा, इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि किसी के जाने से किसी का कोई काम नहीं रुकता, लेकिन अच्छे व्यवहार से इंसान सबके दिलों में जरूर जगह बना लेता है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगी। मेरी समझदार बेटी। क्या आप लोग जानते हैं कि रेणुका में कला का संचार कहां से हुआ? रेणुका की मां श्रीमती उषा माथुर ने न सिर्फ उन्हें पारिवारिक संस्कार दिए, बल्कि उन्हें विरासत में नृत्य कला, गायन कला और पाक कला भी सिखाई। वो स्वयं स्वर कोकिला थीं और समय समय पर अपनी बेटी रेणुका का रियाज भी कराती रहीं। उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को नहीं रोका, बल्कि उसे एक खुला आसमां दिया जिसमें वो खुलकर उड़ सके। चलो बेटा रियाज शुरू करते हैं। पहले बोलो सा रे ग म। सा रे ग म। ऐसे नहीं बेटा, लंबी श्वास भरो पहले। सा रे ग म। सा रे ग म। नहीं बेटा, जब तक सुर मीठा ना हो तब तक सुनने वाले को आनंद नहीं आएगा। अगर स्वर कोकिला बनना है तो लगातार रियाज करते रहना है। पहले सुर को महसूस करो, आवाज को जल्दी मत निकालो, आराम से दिल से गाओ। माँ, मुझसे नहीं होगा। मैं कितनी कोशिश करती हूँ फिर भी सही नहीं गा पाती। हर अच्छा गायक पहले गलत सुर ही लगाता है। सीखने में समय लगता है बेटा। सुनो सा। अब तुम उसी सुर में बोलो। सा। थोड़ा ऊपर चला गया। आंखें बंद करो और सुर को सुनो। सा सा। हाँ यही तो है, देखा, तू कर सकती है। सच माँ? लेकिन अभी भी बहुत गलती हो रही है। गलती होना बुरी बात नहीं है, हार मान लेना बुरी बात है। संगीत सिर्फ आवाज से नहीं, धैर्य और मेहनत से सीखा जाता है। अब मेरे साथ गाओ। सा रे ग म पा धा नी सा। बहुत बढ़िया। यही अभ्यास रोज करोगी तो एक दिन बहुत अच्छा गाओगी। माँ, अब मुझे डर नहीं लग रहा।
मैं रोज मेहनत करूंगी। हाँ, बस यही हिम्मत चाहिए। सुर तभी बनते हैं जब मन सच्चा हो। समय का चक्र निरंतर आगे बढ़ता गया और बालिका रेणुका 10वीं कक्षा में आ गई। 10वीं कक्षा का एनुअल फंक्शन था और इस एनुअल फंक्शन में जानते हैं क्या हुआ? देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। धम 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 ग नि ध नि ध नि ध नि धम गम ध नि सा ग गम ध नि सा गम ध नि सा गम ध नि सा। तू ही आदि तू ही है अंत, देवा महिमा तेरी अनंत। तू ही आदि तू ही है अंत, देवा महिमा तेरी अनंत। गजाननं भूतगणाधिसेवितं उमासुतं शोक विनाशकारकं मंगलम गणेशा।
प्रिय बच्चों, आज आप सभी ने इस मंच पर जो आत्मविश्वास, मेहनत और प्रतिभा दिखाई है वो सच में बहुत सराहनीय है। आप सभी ने अपने शानदार प्रदर्शन से हम सभी का दिल जीत लिया है। आज के कार्यक्रम में हम सिर्फ कलाकारों का ही सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि उनके साथ साथ हम स्कूल में की गई साल भर की गतिविधियों में शामिल हुए उन विजेताओं का भी सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है। तो चलिए अब बारी आती है हमारे कलाकारों के सम्मान की। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीमान MD खुरानी साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया आप मंच पर पधारें और हमारे युवा कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर उनका उत्साहवर्धन करें। सम्मान की श्रृंखला की इस कड़ी में बेस्ट डांसर का पुरस्कार दिया जाता है सुश्री रेणुका माथुर को। बेस्ट सिंगर का पुरस्कार भी रेणुका माथुर को दिया जाता है। ये बच्ची हमारे स्कूल की सबसे प्रतिभावान लड़की है। ये पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की हर एक्टिविटी में सबसे आगे रहती है। लगता है इस बच्चे ने ठान लिया है सबसे आगे रहने का। चलिए अब स्कूल में साल भर की गई अन्य गतिविधियों की ओर कदम बढ़ाते हुए हम तीसरे पुरस्कार के लिए स्कूल के बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर को बुलाते हैं, जिसका नाम है रेणुका माथुर। बेटा आप यहीं रुक जाइए, लगता है सारे पुरस्कार आप ही ले जाने वाली हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं, कृपया अपने मुखारविंद से बच्चों का उत्साहवर्धन करें। आप सभी बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतियां मंच पर प्रदर्शित की। साथ ही इस होनहार बच्ची रेणुका के लिए कहना चाहूंगा कि ये बच्ची केवल स्कूल की नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की एक चमकती हुई पहचान है। हर प्रतियोगिता में प्रथम आना, हर गतिविधि में सबसे आगे रहना, ये उसकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का प्रमाण है। उड़ो इतना ऊंचा कि आसमां भी तुम्हारी उड़ान को सलाम करे और चमको इतना कि तुम्हारी रोशनी से दूसरों के रास्ते भी जगमगा उठें। तो इस तरह से रेणुका को उस एनुअल फंक्शन में 10 प्राइज मिले और साथ ही मिला बेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल। रेणुका, काम पर ध्यान दे, हर समय बस नाचती ही रहती है। अरे माँ, काम भी हो रहा है और प्रैक्टिस भी। रेणुका, देख तो सही कौन आया है। नमस्ते शशि आंटी। खुश रहो बेटा। मम्मी, शशि आंटी आई हैं। अरे शशि, आओ आओ, आज बहुत दिनों बाद आई हो। भला आज कैसे याद आ गई अपनी सहेली की? अरे याद तो मैं तुम्हें हमेशा करती हूँ और कई दिनों से मिलना भी चाह रही थी, पर कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कुछ। पता है, कल मैं रेणुका के स्कूल के एनुअल फंक्शन में गई थी और वहीं मैंने रेणुका का डांस देखा। कितना बढ़िया डांस करती है ये। मेरी बेटी सबसे होशियार है। सच कहूँ, रेणुका में बहुत हुनर है। इसके भाव, इसकी लय सब कमाल के हैं। अगर इसे सही ट्रेनिंग मिले ना तो ये बहुत बड़ी कथक डांसर बन सकती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मेरे साथ भेज दो, मैं इसे कथक सिखाऊंगी। नहीं शशि, मैं बस इसे इसके शौक के लिए डांस करने देती हूँ। मुझे इसे दुनिया के सामने नहीं नचवाना है, ना ही इसे कोई प्रोफेशनल डांसर बनाना है। पर क्यों? आजकल डांस भी एक सम्मानजनक कला है और रेणुका में सचमुच प्रतिभा है। देख शशि, इसे ये सब कुछ मैंने ही सिखाया है, पर मैं नहीं चाहती कि ये दुनिया के लिए अपने पैरों में घुंघरू बांधे।
आखिरकार आगे जाकर इसे भी तो किसी का घर ही संभालना है। अच्छे से पढ़ लिख ले, बस वही काफी है। माँ प्लीज माँ, शशि आंटी देखो ना कितना अच्छा डांस करती है, मुझे भी सीखने दो ना इनसे, प्लीज माँ। बस बहुत हो गया, जो मैं कह रही हूँ वही होगा। चल जा अंदर। उषा, देख बच्चों के सपनों को कभी रोकना मत। कभी कभी उनका हुनर ही उनकी पहचान बन जाता है। ठीक है शशि, तुम्हें रेणुका को कथक सिखाना है, तुम इसे सिखाओ, पर ध्यान रहे ये प्रोफेशनल नहीं बनेगी। तो इस तरह से रेणुका की डांस ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उसने कभी अपने माता पिता के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया। सपने तो इस बच्ची के बचपन से ही बुनते चले गए, पर उसने उन सपनों को पंख नहीं लगने दिया। एक दिन अचानक रेणुका की तबीयत बहुत खराब हुई। उस समय बीडीओ साहब की पोस्टिंग गंगानगर में थी, तो रेणुका को गंगानगर के बहुत से डॉक्टरों को दिखाया गया। मालूम चला कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया, जिसे सुनकर परिवारजन बहुत परेशान हुए। घर की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई थी। आप में से बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। उस समय गंगानगर में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। तब उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखाया गया, जहां डॉक्टर थट्टे ने उनका इलाज किया। जब वो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब गंगानगर में एक अलग ही खबर फैल चुकी थी। अरे भाई, ये कैसी दुखद खबर सुनने को मिली। बीडीओ साहब की बेटी रेणुका अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ काका, कल रात ही पता चला वो किसी बीमारी से लड़ते लड़ते हार गई। इतनी छोटी सी उम्र, भगवान ने भी ना जाने क्यों उसे जल्दी बुला लिया। अरे वो तो फूल जैसी बच्ची थी, पूरे गांव का नाम रोशन करती थी। पढ़ाई हो, खेल हो, नाच गाना हो, हर काम में सबसे आगे रहती थी। हाँ, सच कह रहे हो। मैंने तो कभी उसे किसी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। इतनी संस्कारी और समझदार लड़की थी। अपने दोनों छोटे भाइयों का भी कितना ध्यान रखती थी। रोज शाम को उन्हें बैठाकर पढ़ाती थी। खुद स्कूल में टॉपर और भाइयों को भी आगे बढ़ाने का सपना देखती थी। बीडीओ साहब और उनकी पत्नी ने कितने सपने देखे होंगे उसके लिए। अब सोचो उन पर क्या बीत रही होगी। इतनी छोटी सी उम्र में चले जाने का दुख बहुत बड़ा होता है। गांव ने सच में एक हीरा खो दिया है। रेणुका जैसी बेटियां बहुत कम होती हैं। उसकी मेहनत, उसका व्यवहार सब बच्चों के लिए प्रेरणा था। कल उसके स्कूल में शोक सभा रखी गई है ना? हाँ, पूरे स्कूल में शोक सभा होगी। सभी शिक्षक, बच्चे और गांव वाले मिलकर उसे श्रद्धांजलि देंगे। हम सबको जरूर जाना चाहिए। उस बच्ची ने बहुत कम उम्र में सबके दिलों में जगह बना ली थी। हाँ, कल हम सब वहां चलेंगे और उस फूल सी बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ईश्वर रेणुका की आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। इस अफवाह को सुनकर पूरे गांव में कौतूहल मच गया था और अगले ही दिन स्कूल में रेणुका की शोक सभा भी रख दी गई थी। लेकिन जैसे ही सज्जन चंजी रेणुका को एकदम स्वस्थ गांव लेकर आए, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और देखते ही देखते रेणुका ने उस बीमारी पर विजय पा ली। तो इस तरह से समय निरंतर आगे बढ़ता चला गया और वो समय भी आ गया जब एक जवान बेटी की शादी की चिंता परिवारजनों को होने लगी। सुनिए जी, देखते ही देखते हमारी रेणुका कितनी बड़ी हो गई है ना। अभी कल की ही बात लगती है, जब छोटी सी थी तो उंगली पकड़कर स्कूल जाती थी। हाँ, और स्कूल से आते ही पूरे घर में शोर मचा देती थी। कभी गाना, कभी डांस और कभी अपने दोनों भाइयों को पढ़ाना। हर काम में सबसे आगे। हाँ,
भगवान ने सच में बहुत गुण दिए हमारी बेटी को। अब तो इसका बीए भी कंप्लीट हो गया है और पूरे 20 बरस की हो गई है। लोग भी पूछने लगे हैं इसकी शादी के बारे में। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मन मानता ही नहीं। लगता है अभी भी हमारी छोटी सी गुड़िया है। बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। मैं चाहता हूँ कि वो जिस घर में जाए वहां उसे बहुत प्यार मिले। वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उसका सम्मान करे। सुनिए, आप सुंदरिया जी के परिवार को जानते हैं ना? बड़ा अच्छा परिवार है उनका। हाँ हाँ जानता हूँ। डॉक्टर जीएल माथुर का परिवार है, बड़ा नेक परिवार है। क्यों, क्या हुआ? मैंने सुना है उनका बड़ा बेटा वीके माथुर अब 21 बरस का हो गया है। इंजीनियरिंग की है उसने और है भी बड़ा सीधा बच्चा। तो तुम चाहती हो कि हम उससे रेणुका की शादी की बात चलाएं? हाँ, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। तुम्हारे दिल की बात नहीं समझूंगा तो किसके दिल की बात समझूंगा? आप भी ना बड़े शरारती हो। ठीक है, मैं जल्द ही डॉक्टर साहब से मिलकर बात करता हूँ। तो इस प्रकार रेणुका जी का विवाह आदरणीय डॉक्टर जीएल माथुर जी के सुपुत्र श्री वीके माथुर जी के साथ बड़े ही शुभ और मंगल वातावरण में संपन्न हुआ।
रेणुका ने जब उस घर में कदम रखा तो मानो खुशियां भी उसके साथ उस आंगन में उतर आईं। वो परिवार केवल रिश्तों का बंधन नहीं था, बल्कि प्रेम, अपनापन और संस्कारों का एक सुंदर संसार था। रेणुका को उस घर में बहू का नहीं, बल्कि बेटी का सम्मान मिला। विशेषकर उनकी सासू मां श्रीमती सुंदर देवी जी ने रेणुका को हमेशा अपनी बेटी समझकर स्नेह दिया, उसे मार्गदर्शन दिया और हर कदम पर उसका साथ निभाया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते माथुर साहब और रेणुका की शादी को 12 वर्ष बीत गए। इन 12 वर्षों में रेणुका ने 2 फूल से प्यारे बच्चों को जन्म दिया, जिनका प्यार से नाम सनी और मनी रखा गया। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। परिवार हंसी खुशी और प्रेम के साथ आगे बढ़ता रहा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कभी मरते नहीं, वो बस सही समय का इंतजार करते हैं। रेणुका के बचपन में जो कला, जो प्रतिभा, जो जुनून उसके भीतर जागा था, अब वो पंख लगाकर उड़ना चाहता था। उसके मन में एक नई चाह जन्म लेने लगी। उसे महसूस हुआ कि केवल परिवार ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में स्वयं की भी एक पहचान बनानी है। काफी सोचने और हिम्मत जुटाने के बाद एक दिन रेणुका ने अपने दिल की बात माथुर साहब के सामने रख दी और यहीं से शुरू होती है उनकी जिंदगी की एक नई उड़ान। लीजिए आपकी चाय। अरे वाह, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है चाय में। लगता है आज कुछ खास बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रेणु, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं। जब भी तुम ऐसे चुप होती हो ना, तब तुम्हारे मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। बोलो, क्या बात है? वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। अरे भाई, इतनी घबराने वाली बात क्या है? खुलकर कहो। सुनिए ना, अब हमारे दोनों बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आप ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, और फिर पूरे दिन घर में मेरा मन नहीं लगता। कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। ऐसे तो मैं अकेली बहुत परेशान सी हो जाऊंगी। बस इतनी सी बात? मैं तो समझा कि पता नहीं क्या कहने वाली हो। मतलब आपको बुरा नहीं लगा? क्यों? इसमें बुरा क्यों लगेगा? भाई, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या? देखो, अगर काम ही करना है तो ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारा मन बसता हो। तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी प्रतिभा है। तुम्हें डांस कितना अच्छा आता है, तुम्हें सिंगिंग भी आती है। तुम्हारी आवाज में इतनी मिठास है कि जो भी सुने बस सुनता ही रह जाता है। तो वही करो जिसमें तुम्हारी रुचि है। सिर्फ समय काटने के लिए कोई दूसरा काम करने से कोई फायदा नहीं है। सच? आपको लगता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? भाई, मैंने हमेशा देखा है, जब तुम गाती हो या डांस करती हो ना, तब तुम्हारे चेहरे की खुशी एक अलग ही होती है। लगता है जैसे रेणुका सच में जी रही हो। आपने आज ये कहकर मेरे खोए हुए सपने को मुझे वापस लौटा दिया। सच कहूं, शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं मैंने खुद को ही पीछे छोड़ दिया था। नहीं रेणुका, सपने कभी खत्म नहीं होते। बस कभी कभी जिम्मेदारियों की धूल उन पर जम जाती है। और अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को फिर से जियो। थैंक यू। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखना रेणु जी, तुम्हारे काम का कोई भी गलत असर परिवार पर या हमारे दोनों बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखो। बाकी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी एक इंसान का विश्वास दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। रेणुका को उस दिन केवल अपने पति की अनुमति नहीं मिली थी, बल्कि उसे अपने सपनों को फिर से उड़ान देने का साहस मिला था। यह रेणुका का टर्निंग पॉइंट था। रेणुका ने फिर अपने घर में म्यूजिक टीचर लगाया और वहां से शुरू हुआ उड़ान भरने का नया सफर। घर और बच्चों के सारे काम से फ्री होकर उसने दिन रात जब भी समय मिलता रियाज करना जारी रखा। वो अक्सर अपने पति के लिए एक गाना गाया करती थी, जो कि उसका सबसे पसंदीदा गाना हुआ करता था। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। सुनिए ना। कहिए ना। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे आकाशवाणी में गुलाब जी कल्ला से मिलवा दीजिए, पर आप हो कि मेरी सुनते ही नहीं। मिलवा देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है भाई, उनसे तो कभी भी मिला जा सकता है। तो चले फिर उनसे मिलने। कल नहीं, नेक्स्ट वीक चलते हैं। आपका ये नेक्स्ट वीक कभी नहीं आता। मैं कल उनसे मिलने जा रही हूँ। अकेली चली जाओगी तुम उनसे मिलने? हाँ, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है, चले जाना। अगर कोई दिक्कत आए तो मैं तो हुई ही फिर। थैंक यू। इस प्रकार रेणुका के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। अगले ही दिन वो अपने मन में कई सपने और थोड़ी सी घबराहट लिए जयपुर आकाशवाणी पहुंची। वहां उनकी मुलाकात हुई श्रीमती गुलाब जी कल्ला से। जब गुलाब जी ने उनका परिचय पूछा, तब उसने स्वयं को रेणुका माथुर के रूप में नहीं, बल्कि बड़े ही विनम्र भाव से वाइफ ऑफ वी के माथुर कहकर परिचित कराया। उनकी सादगी, संस्कार और सहज व्यवहार ने गुलाब जी कल्ला का मन जीत लिया। मुस्कुराते हुए गुलाब जी ने पूछा, आप क्या करती हैं? कुछ खास नहीं, अपने घर, पति और बच्चों को संभालती हूँ। हाँ, गाने और डांस का शौक जरूर है। अरे वाह, आप गाती हैं? जी। तो चलिए फिर कुछ सुनाइए। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। शक्ल फिरती है निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में सुलगने लगी चिंगारी सी। छू गई जिस्म मेरा
कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। अरे वाह रेणुका जी, आपकी आवाज में तो बड़ी मिठास है। एक्चुअली हमारे यहाँ कैजुअल आर्टिस्ट की आवश्यकता है, तो आप चाहे तो आकाशवाणी ज्वाइन कर सकती हैं। उसी समय वहां जयपुर के प्रसिद्ध कलाकार इकराम राजस्थानी भी उपस्थित थे। उन्होंने भी रेणुका का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, रेणुका जी, आपके अंदर बहुत प्रतिभा है और आपको ये अवसर जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। बस वही पल था जब रेणुका के वर्षों से संजोए हुए सपनों को एक नई दिशा मिली। एक साधारण गृहिणी के भीतर छिपी कलाकार अब अपने जीवन के नए आकाश की ओर उड़ने को तैयार थी। और यहीं से शुरू हुआ उसके सपनों का सुनहरा सफर। आकाशवाणी से जुड़ने के बाद रेणुका के जीवन ने जैसे एक नई रफ्तार पकड़ ली। उनकी मधुर आवाज, सरल व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण ने बहुत ही कम समय में सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। रेणुका ने आकाशवाणी में बच्चों और महिलाओं से जुड़े अनेकों कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कभी वो बच्चों को प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत करती, तो कभी महिलाओं के जीवन, संघर्ष और सपनों को अपनी आवाज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती। धीरे धीरे उनकी पहचान एक कुशल कलाकार के रूप में बनने लगी। इस दौरान एक दिन इकराम राजस्थानी जी ने कहा, रेणुका जी, आप बहुत अच्छा गाती हैं। आपकी आवाज में मिठास भी है और आत्मा को छू लेने वाला अपनापन भी। क्यों ना हम आपके गीतों का एक एल्बम तैयार करें? इतना सुनते ही उनकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ उठी। जिस कला को वो अब तक केवल अपने शौक के लिए कर रही थी, वही कला अब उनके सपनों को एक नई पहचान देने जा रही थी। फिर क्या था, सुरों का सफर शुरू हुआ, रिकॉर्डिंग्स हुई, गीतों में उनकी भावनाएं घुलती चली गईं और देखते ही देखते उनका पहला राजस्थानी एल्बम तैयार हो गया। वो सिर्फ एक एल्बम नहीं था, ये उस गृहिणी की मेहनत, लगन और प्रतिभा की पहली बड़ी उड़ान थी, जिसने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। अब रेणुका केवल एक नाम नहीं रहा, वो बन चुकी थी लोगों के दिलों की आवाज। उस वक्त रेणुका का बड़ा बेटा अर्पित थोड़ा बड़ा हो गया था और उसने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कर लिया था, क्योंकि उसने सोच लिया था कि मुझे बड़ा होकर इंजीनियर बनना है। और छोटा बेटा अपार थोड़ा छोटा था, करीब 6-7 साल का, तो रेणुका हमेशा हर प्रोग्राम में उसे ही साथ ले जाया करती थी। उसी समय रेणुका का प्रोग्राम इकराम राजस्थानी साहब के साथ कोलकाता में हुआ था। तब भी मनी साथ ही गया था। उसके बाद रेणुका ने वेस्टर्न, टी सीरीज, टिप्स म्यूजिक कंपनी के लिए लगभग 17 राजस्थानी एल्बम बनाए। आकाशवाणी में अपनी आवाज से पहचान बना चुकी रेणुका अब अपने सपनों को एक नई दिशा देना चाहती थी। सफलता मिल चुकी थी, लोग उन्हें पहचानने लगे थे, लेकिन उनके मन में कुछ और बड़ा करने की चाह जाग चुकी थी। इसी सोच के साथ एक दिन उन्होंने अपनी मित्र सुरेंद्र मक्कड़ को बुलाया। अरे रेणुका, आज तो बड़े दिनों बाद फुर्सत मिली है मुझसे मिलने की। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? किस सोच में डूबी हो? भाई साहब की याद आ रही है क्या? अरे दीदी, आपका बचपना कभी नहीं जाएगा। बता, कैसे याद किया? तेरा आकाशवाणी सही चल रहा है? हाँ दीदी, आकाशवाणी में मेरा सिंगिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का भी प्यार मिल रहा है। लेकिन न जाने क्यों
अब मन कुछ नया करने का कर रहा है। अच्छा है, फिर क्या सोचा? मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा शुरू करें। पर क्या? कुछ ऐसा जिसमें हमारी कला भी हो, हमारी सोच भी हो और समाज के लिए अच्छा संदेश भी। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन क्या? क्यों ना हम दूरदर्शन के लिए कोई प्रोग्राम तैयार करें? अरे वाह! और अगर हम अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करें तो उसके बैनर तले सीरियल बनाए, नए कलाकारों को मौका दे और अच्छे विषयों पर काम करें। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम ऐसे सीरियल और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे जो लोगों के दिलों को छुए, जिनमें परिवार हो, संस्कार हो और समाज के लिए संदेश भी। और सबसे बड़ी बात, हम ये साबित करेंगे कि अगर हौसला हो तो महिलाएं घर संभालने के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकती हैं। सही कहा दीदी आपने। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं इस तरह अपने सपनों को जी पाऊंगी। तो फिर तय रहा, आज से हम सिर्फ दोस्त नहीं, पार्टनर भी हैं। हाँ दीदी, और ये शुरुआत होगी एक नए सफर की। सपने वही सच होते हैं जिन्हें देखने का साहस हो। रेणुका और सुरेंद्र ने उस दिन सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस बनाने का निर्णय नहीं लिया था, उन्होंने एक नई पहचान, नई सोच और नए भविष्य की नींव रखी थी। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है? आप तो जानते ही हैं कि आकाशवाणी में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों को मेरे प्रोग्राम भी पसंद आ रहे हैं, लेकिन अब मन में कुछ नया करने की इच्छा हो रही है। कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो लोगों तक और ज्यादा पहुंचे। वेरी गुड। मैंने सुरेंद्र दीदी से भी इस बारे में बात की है। वो भी मेरे साथ काम करने को तैयार हो गई है। अब हम दोनों मिलकर दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बनाना चाहते हैं। सीरियल? हाँ, मुझे पता है इस काम में मेहनत भी बहुत लगेगी। तो अब मुझसे क्या मदद चाहिए तुम्हें? आपकी दूरदर्शन में अच्छी पहचान है ना, तो आप हमारी मीटिंग दूरदर्शन के डायरेक्टर विमला मित्तल जी से करवा दीजिए। बस इतनी सी बात। चलो, कल हो जाएगी तुम्हारी मीटिंग। थैंक यू। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं जब इंसान अपने सपनों पर विश्वास करता है तब रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। रेणुका ने भी अपने हुनर को केवल आकाशवाणी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि कुछ नया और बड़ा करने का साहस दिखाया। अगले ही दिन वो अपने पति के साथ जयपुर दूरदर्शन पहुंच गई। मन में उत्साह था, आंखों में सपने और दिल में एक नई उम्मीद। दूरदर्शन की डायरेक्टर विमला मित्तल जी से मुलाकात रेणुका के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाली थी। जब उन्होंने अपने विचार और अपने सपनों के बारे में विमला जी को बताया तो उन्होंने बड़े प्यार और विश्वास के साथ कहा, अभी हम लोग दूरदर्शन के लिए कुछ नए सीरियल बनाने जा रहे हैं। आप भी अपना सीरियल बनाकर दूरदर्शन पर टेलीकास्ट कर सकती हैं। बस यही वो पल था जिसने रेणुका के आत्मविश्वास को नई उड़ान दे दी। एक साधारण गृहिणी से लेकर एक नई रचनाकार बनने तक का सफर अब शुरू हो चुका था। आज उनके सपनों को केवल सहारा ही नहीं मिला था, बल्कि एक नया आसमान भी मिल गया था। सपनों की असली खूबसूरती तब दिखाई देती है जब उनमें अपने लोगों का साथ जुड़ जाता है। रेणुका ने भी अपने पहले कदम की शुरुआत बड़े ही सोच समझकर की। उन्होंने अपनी फ्रेंड सुरेंद्र मक्कड़ के साथ मिलकर करवा चौथ पर अपना पहला सीरियल बनाया। संसाधन सीमित थे, बजट छोटा था, लेकिन हौसले बहुत बड़े थे।
खर्च कम हो और अपनापन भी बना रहे, इसलिए उन्होंने कलाकारों के रूप में अपने ही परिवार और रिश्तेदारों को शामिल किया। किसी ने अभिनय किया, किसी ने कॉस्ट्यूम की जिम्मेदारी संभाली, तो किसी ने सजावट और व्यवस्थाओं का काम किया। धीरे धीरे पूरा परिवार ही एक टीम बन गया। रेणुका की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो किसी भी शूटिंग को केवल काम नहीं मानती थी। उनके लिए हर प्रोग्राम एक उत्सव होता था, एक ऐसा महोत्सव जिसमें मेहनत के साथ हंसी, अपनापन और परिवार का प्यार भी शामिल होता था। जहां दूसरे लोग कैमरे और लाइट्स देखते थे, वहीं वो उन पलों में रिश्तों की चमक देखती थी। शायद यही कारण था कि उनके बनाए हुए कार्यक्रमों में केवल कहानी नहीं होती थी, उनमें परिवार का सहयोग, रिश्तों की मिठास और दिलों का सच्चा जुड़ाव भी दिखाई पड़ता था। अरे नमस्कार भाभी जी। नमस्कार भाभी जी, आपने तो बताया वहीं से आप भी आ रही हैं। मैं बता रही हूँ बस पति ने दिलवाई है बेटे की साड़ी में से लगाना है और अभी सेमी को हस्बैंड कर लाएंगे, उनके पड़ोसी दिलाएंगे। अरे सब लोग इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर। हेलो, साइलेंस एवरीवन। भाभी जी, अरे मम्मी जी इधर इधर। ओके, आज हमारा करवा चौथ का फैमिली सीन है। इसमें रिश्तों का प्यार, अपनापन और त्योहार की खुशी साफ दिखाई देनी चाहिए। मैडम, कैमरा और लाइट बिल्कुल रेडी है। अरे अरे भाभी जी, आप यहाँ पूजा की थाली के पास खड़े रहिए। और भाभी जी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? इधर आइए और यहाँ आप छलनी हाथ में लेकर बैठ। अरे वाह रेणुका, तू तो बड़ी सख्त डायरेक्टर निकली, घर वालों को ही डांटने लगी है। अरे आई एम सॉरी एवरीवन। देखो प्लीज बुरा मत मानना, क्या है कि शूटिंग में थोड़ी सीरियसनेस भी जरूरी है, बस इसीलिए। वरना सीन अच्छा नहीं बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलो शुरू करते हैं। हाँ क्या भाभी, वैसे तो सब बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, बिल्कुल असली करवा चौथ वाला फील आ रहा है। देखो, मैंने तो गोटे वाली साड़ी भी पहनी है, इतनी सुंदर लग रही है ना। हाँ, तो मेरी साड़ी कौन सी कम लग रही है? अरे मेरी डायरेक्टर बहू ने जो दिलाई है। बस यही तो मैं चाहती हूँ, दर्शकों को ऐसा लगे कि वो किसी सीरियल का नहीं बल्कि अपने ही परिवार का हिस्सा देख रहे हैं। तो चलिए अब शूटिंग शुरू करें। चलो करते हैं। मैडम, डायलॉग में इमोशन ज्यादा चाहिए क्या? हाँ जी बिल्कुल। जब आप मुझे पानी का गिलास देंगे ना, वो एकदम रियल लगे। वाह रेणुका, तुम सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, भावनाएं भी बहुत खूबसूरती से समझाती हो। दीदी, क्योंकि परिवार वाले सीन सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। ओके एवरीवन, पोजीशन प्लीज। कैमरा रेडी, रोलिंग, एक्शन। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। कट। इस तरह रेणुका ने दूरदर्शन के लिए अपने सफर की शुरुआत करवा चौथ पर आधारित पहले सीरियल से की। इसके बाद उन्होंने समाज से जुड़े विषयों को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया। आखा तीज पर आधारित सीरियल कम उम्र में ब्याह मत कर जो में बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक समस्या को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। इस सीरियल में रेणुका ने अपने छोटे बेटे मनी का बाल विवाह भी कराया। धीरे धीरे
ऐसे कई सामाजिक और पारिवारिक विषयों पर आधारित सीरियल दूरदर्शन के लिए बनाए गए, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। सनी बेटा, तू पढ़ाई में कितना होशियार है, हर बार अच्छे नंबर लाता है। बेटा, तुझे पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है। देख बेटा, मैंने एमए किया है, पर फिर भी मैं लोगों से प्रॉपर इंग्लिश में बात नहीं कर पाती हूँ। तुझे लोगों से इंग्लिश में बात करनी है, समझा? डोंट वरी मम्मा। और मैं क्या बड़ा आदमी नहीं बनूंगा? अरे मेरा राजा बेटा, तू तो हमेशा मेरे साथ रहता है। हर प्रोग्राम में तू मेरे साथ जाता है और तू तो हर काम में अव्वल आता है। कभी डांस, कभी एक्टिंग, कभी खेल और कभी गाना। तू जो भी करता है पूरे दिल से करता है। सच मम्मी? हाँ, देखना एक दिन तू भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आती। मम्मी, ये तो पूरे दिन भर नौटंकी करता है। देखो मम्मी, भैया मुझे नौटंकी कह रहा है। कहूँगा, बार बार कहूँगा, नौटंकी 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 नौटंकी। चुप हो जा, मैं नौटंकी नहीं हूँ। तू है नौटंकी। भैया, अगर तू मुझे नौटंकी कहेगा तो तू नपुंसक बन जाएगा। ए मनी, क्या बोला तूने? गंदी बात करता है। कहाँ से सीखा ये सब? मम्मी, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। होने दे दर्द, पहले ये बता कहाँ से सीखा तूने ऐसा बोलना? चल घर के बाहर निकल। ऐसी गंदी बात करने वाले बच्चे के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मम्मी, 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 पैर जल रहे हैं। सॉरी मम्मी, सॉरी। पहले ये बता कहाँ से सीखा ये सब बोलना? कल महाभारत में एक आंटी ने अर्जुन को बोला था, इसलिए मैंने भैया को बोल दिया कि तू नपुंसक बन जाएगा। मुझे क्या पता था कि ये गंदी बात होती है। मैं सॉरी मम्मी, सॉरी भैया। बेटा, ये सब गंदी बात होती है, ऐसा कभी किसी को नहीं कहना, ठीक है? चल आ, अंदर आ जा। माता पिता बच्चों को केवल जन्म ही नहीं देते, वो उन्हें संस्कारों की ऐसी पूंजी भी देते हैं जो जीवन भर उनके साथ रहती है। माता पिता ने दोनों बच्चों को बचपन से प्रेम, सम्मान और एक दूसरे का साथ निभाने की सीख दी थी। यही कारण है आज भी दोनों भाइयों के बीच इतना अपनापन और प्यार है कि देखने वाला भी भावुक हो जाए। उनके घर में रिश्तों की मिठास, बड़ों का सम्मान और मेहनत का महत्व हमेशा सबसे ऊपर रहा। और इन्हीं संस्कारों का प्रतिफल है कि आज उनके दोनों बेटे जीवन में एक बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। बड़ा बेटा अर्पित माथुर सिंगापुर में बहुत बड़ा इंजीनियर है और छोटा बेटा अपार जयपुर में डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा कर रहा है। सच ही कहा गया है, अच्छे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते, वो एक दिन सफलता बनकर अवश्य लौटते हैं। समय कभी रुकता नहीं है, वो अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहता है और अपने साथ जीवन के नए रंग, नए अनुभव और नई परीक्षाएं लेकर आता है। देखते ही देखते रेणुका के जीवन में भी समय ने एक नया मोड़ ले लिया। उसके दोनों बेटे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। घर में खुशियों की चहल पहल थी। एक तरफ एक मां की, पत्नी की और बहू की असंख्य जिम्मेदारियां, तो दूसरी तरफ अपने सपनों और कला के प्रति समर्पण। रेणुका हर भूमिका को बड़ी सहजता और प्रेम से निभा रही थी। उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसके संस्कार ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थे। संगीत उसकी आत्मा में बसता था, कथक उसकी अभिव्यक्ति थी
और कला उसके जीवन की धड़कन बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर जब किसी के जीवन में नया अध्याय लिखता है तो उससे पहले एक नई राह जरूर खोलता है। एक दिन रेणुका के पति श्री वी.के. माथुर अपने निजी कार्य से उस समय की आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर श्रीमती बीना काक से मिलने पहुंचे। तब रेणुका भी उनके साथ गईं। यहीं से शुरू हुई रेणुका के जीवन की एक ऐसी मुलाकात जिसने आगे चलकर उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये रेणुका की बीना काक मैडम से पहली मुलाकात थी। नमस्ते मैडम। अरे माथुर साहब, आइए आइए, कितने दिनों बाद मिलना हुआ आपसे। हाँ बस मैडम, काम की व्यस्तता में समय ही नहीं मिल पाया। ये कौन है? ये मेरी पत्नी है रेणुका। नमस्ते मैडम। आइए आइए, बैठिए रेणुका जी। बताइए क्या करती हैं आप? मैडम, मैं आकाशवाणी में अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ। मैं सिंगिंग करती हूँ, कथक डांस भी करती हूँ और दूरदर्शन के लिए सीरियल भी बनाती हूँ। अरे वाह, इतना सब कुछ! आप सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं और क्रिएटिव फील्ड में काम भी करती हैं। वाह! थैंक यू मैडम। कला मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। बचपन से ही मुझे संगीत और नृत्य से बहुत लगाव रहा है। अरे वाह, आप तो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। जी मैडम, ये मेहनत और लगन से हर काम करती हैं। बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा माथुर साहब, हमारे यहाँ जयपुर कथक केंद्र में एक सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है। अगर आप चाहें तो अपना CV जमा करा सकती हैं। फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। सच मैडम, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैडम। आपने रेणुका का हौसला बढ़ा दिया। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है वीके। प्रतिभा को अवसर मिलना ही चाहिए। मैं जल्दी अपना CV लेकर आऊंगी मैडम। जरूर। और हाँ, अपने किसी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी लेकर आना, मैं देखना चाहूंगी। जी मैडम। ये मुलाकात रेणुका और माथुर साहब के लिए किसी नए सवेरे की पहली किरण जैसे थे। उनके मन में आशा की एक नई रोशनी जग चुकी थी। लेकिन जीवन की कहानी केवल खुशियों से नहीं बनती। समय अपने साथ कुछ ऐसे मोड़ भी लेकर आता है जहां इंसान की हिम्मत, धैर्य और विश्वास तीनों की परीक्षा होती है। और रेणुका के जीवन में भी अब एक ऐसा ही अध्याय आने वाला था जिसकी कल्पना शायद उसने कभी नहीं की थी। समय के साथ रेणुका का आत्मविश्वास और उसकी पहचान दोनों लगातार बढ़ते जा रहे थे। जिस प्रतिभा को अब तक केवल परिवार और कुछ लोग जानते थे, अब वही प्रतिभा एक बड़े मंच पर अपनी चमक बिखेरने जा रही थी। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में श्रीमती बीना काक मैडम के सहयोग और विश्वास से रेणुका को एक नई जिम्मेदारी मिली। जयपुर कथक केंद्र की सेक्रेटरी के रूप में। यह केवल एक पद नहीं था, यह रेणुका की सालों की मेहनत, समर्पण और कला के प्रति उनकी निष्ठा का सम्मान था। रेणुका ने इस जिम्मेदारी को केवल नौकरी समझकर नहीं निभाया, बल्कि उन्होंने जयपुर कथक केंद्र को अपना परिवार और अपनी साधना मान लिया। उनके कार्यकाल में केंद्र में अनेक सकारात्मक बदलाव आने लगे। जहां पहले केंद्र की पहचान एक सीमित दायरे तक ही थी, तो वहीं अब उसकी गूंज केवल जयपुर या राजस्थान तक नहीं रही, बल्कि पूरे देश में सुनाई देने लगी। रेणुका की मेहनत, उनकी दूरदृष्टि और कला के प्रति समर्पण ने जयपुर कथक केंद्र को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। केंद्र की प्रस्तुतियां देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में आयोजित होने लगी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बड़ौदा, मुंबई, पूना, चंडीगढ़, शिमला, कोलकाता, बेंगलोर,
दिल्ली, लखनऊ, उज्जैन, इंदौर जैसे बड़े शहरों में बड़े मंचों पर जयपुर कथक केंद्र ने अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। रेणुका ने अपने कार्यकाल में कई भव्य और उल्लेखनीय प्रस्तुतियों का सफल आयोजन किया। इनमें प्रमुख थी निरखण, जवाहर कला केंद्र में आयोजित विशेष प्रस्तुति, जहां कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। आमेर में आयोजित कथक प्रस्तुति, जिसने राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत को नृत्य के माध्यम से जीवंत कर दिया। गोविंद देव जी मंदिर में हुई कथक प्रस्तुति, जहां भक्ति और कला का अनुपम दृश्य उपस्थित हुआ। इसके अतिरिक्त जयपुर नगर निगम और आईटी डिपार्टमेंट में भी कई उल्लेखनीय प्रस्तुतियां आयोजित की गईं, जिन्होंने केंद्र की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाया। रेणुका ने केवल कार्यक्रम आयोजित नहीं किए, बल्कि उन्होंने कलाकारों को एक नई पहचान, एक नया मंच और एक नया आत्मविश्वास दिया। उनके नेतृत्व में जयपुर कथक केंद्र कला साधना का एक प्रतिष्ठित केंद्र बन गया। हर प्रस्तुति में उनकी मेहनत, सोच और उनकी संवेदनशीलता स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। लगातार 15 सालों तक रेणुका ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जयपुर कथक केंद्र में सचिव का कार्यभार संभाला। ये 15 साल केवल एक कार्यकाल नहीं थे, ये कलाकार की साधना, संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक यात्रा थी। लेकिन जीवन की कहानी में हर सफलता के पीछे कुछ अनकहे संघर्ष भी छिपे होते हैं, और रेणुका के जीवन में भी समय अब एक ऐसा मोड़ लाने वाला था जहां उनकी सबसे कठिन परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। समय धीरे धीरे जीवन को एक नए पड़ाव की ओर ले जाता है। कभी जिम्मेदारियां बढ़ाता है तो कभी उन्हीं जिम्मेदारियों को यादों में बदल देता है। देखते ही देखते रेणुका के दोनों बेटे भी अपने जीवन में सफल हो चुके थे और उनकी शादियां हो चुकी थी। जिस मां ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत की थी, आज वही मां अपने बच्चों की उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रही थी। बड़ा बेटा सनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर अपनी पत्नी के साथ लंदन चला गया, और छोटा बेटा मनी शादी के बाद देश सेवा का मार्ग चुनते हुए इंडियन आर्मी में डॉक्टर बन गया, जिसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो गई थी। एक मां के लिए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है कि उसके बच्चे अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू लें। अब रेणुका की उम्र भी लगभग 55 वर्ष हो चुकी थी। वर्षों तक कला, संस्कृति और परिवार की जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया। एक दिन परिवार वालों ने समझाया, अरे भाई वाह, आज तो हमारे भाग्य खुल गए जो आपके दर्शन इस समय हो गए हैं। भाई आपका यहां होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, बस मन में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसीलिए आज ऑफिस नहीं गई। लगता है तुम कुछ परेशान सी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए चाय। देखो रेणु, तुम काम की इतनी टेंशन मत लिया करो, सब सही हो जाएगा। अब तुम 55 की हो चली हो, थोड़ा अपना भी ख्याल रखा करो, और अब नौकरी छोड़ो और आराम करो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ए मेरी ज़ोहर ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। अच्छा, आप और जवान? चलो हटो यहाँ से। रेणुका के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। जयपुर कथक केंद्र केवल उनकी नौकरी नहीं था, वो उनकी पहचान था, उनकी साधना थी, उनका दूसरा परिवार था। लेकिन अपनों की बात मानकर, दिल पर पत्थर रखकर
रेणुका ने सचिव के पद से अपना त्यागपत्र दे दिया। एक लंबा सफर, 15 सालों की मेहनत, अनगिनत यादें। अब रेणुका घर में रहने लगी थी। समय ने उसे मां से दादी मां बना दिया था। लेकिन नियति का खेल देखिए, जिन बच्चों और पोते पोतियों के साथ समय बिताने के सपने उन्होंने देखे थे, वो सभी उनसे दूर थे। रेणुका का मन उनके प्यार के लिए तरसने लगा। उनकी ममता अब भी वैसी ही थी। घर बड़ा था, सुविधाएं थी, सम्मान था, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में एक अकेलापन धीरे धीरे घर करने लगा था। इसी घर में सालों से एक व्यक्ति और भी था, बहादुर। वो केवल नौकर नहीं, बल्कि इस परिवार का हिस्सा बन चुका था। उसने इस घर के सुख दुख और रेणुका के संघर्ष सबको बहुत करीब से देखा था। रेणुका का स्वभाव हमेशा से स्नेह, ममता और करुणा से भरा हुआ था। वो हर रिश्ते को दिल से निभाना जानती थी। और एक दिन अपने इसी स्नेह भरे हृदय से रेणुका ने बहादुर से कहा, क्या हुआ बहादुर, तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं मैडम। बच्चे कैसे हैं? उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है मैडम। देख बहादुर, इतने सालों से तू इस घर का हिस्सा रहा है। हर सुख दुख में तूने इस घर का साथ निभाया है। बता क्या बात है? हाँ मैडम, मैं जानता हूँ आपने हमेशा मुझे घर के सदस्य जैसा ही सम्मान दिया है। बहादुर, तुझे किसी भी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक रही बच्चों की पढ़ाई की बात, तो आज से तेरे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी अब मेरी। जी मैडम, आप पहले ही बहुत कुछ करती आई हैं हमारे परिवार के लिए। मुझे पता है बहादुर, तू सक्षम है, मेहनती है, ईमानदार है, और हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे उससे भी आगे बढ़े। देख बहादुर, जो काम तूने मजबूरी में चुना, वो अपने बच्चों को कभी मत करने देना। मैं चाहती हूँ वो पढ़े, आगे बढ़े, अपनी पहचान बनाए। मैडम, आपने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया मैडम। बस फिर तय रहा, अब उनके सपने सिर्फ तेरे नहीं, हमारे हुए। ममता केवल खून के रिश्तों की मोहताज नहीं होती। जहां प्रेम, करुणा और अपनापन मिल जाए, वहीं एक नया रिश्ता जन्म लेता है। समय कभी एक सा नहीं रहता। वो कभी खुशियों की छांव लेकर आता है, तो कभी अचानक अंधेरों का ऐसा तूफान खड़ा कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। जीवन अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था। उसी बीच संपूर्ण विश्व पर एक ऐसी भयावह छाया ने दस्तक दी जिसने अपनों को अपनों से ही दूर कर दिया। एक ऐसी महामारी जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के मन में डर और दर्द की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। जी हां, कोविड। पूरा संसार भय, असहायता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। हर घर में चिंता थी, हर चेहरे पर एक डर था और हर दिल किसी अपने को खो देने के भय से कांप रहा था। इन्हीं दिनों अगस्त माह में रेणुका के छोटे बेटे मनी का इंडियन आर्मी में कार्यकाल पूरा हुआ और वो अपने माता पिता के साथ जयपुर आकर रहने लगा। घर में फिर से रौनक लौट आई थी। रेणुका का आंगन, जो सालों से अपनों की प्रतीक्षा में सूना था, अब अपने छोटे से पोते शौर्य की किलकारियों से गूंजने लगा। रेणुका दिन भर शौर्य के साथ खेलती, उसके साथ हंसती, उसे कहानियां सुनाती और शायद पहली बार जीवन की भागदौड़ से दूर अपने हिस्से की सच्ची खुशी महसूस कर रही थी। लेकिन समय कब करवट बदल ले, ये कोई नहीं जानता। 28 अप्रैल 2021 ये तारीख
इस परिवार के जीवन में एक ऐसे दर्द की शुरुआत बनकर आई जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा लगा मानो इस खुशहाल परिवार को अचानक किसी की नजर लग गई हो। कोरोना महामारी ने धीरे धीरे इस घर के भीतर भी अपनी दस्तक दे दी। रेणुका ने अपने जीवन में अनेकों संघर्ष देखे थे, कभी अपने पद की गरिमा, कभी जिम्मेदारियों का बोझ, कभी रिश्तों की परीक्षाएं, लेकिन हर परिस्थिति में उसने स्वयं को संभाला। वो कभी टूटी नहीं, कभी हारी नहीं। लेकिन 28 अप्रैल 2021 का वो समय मानो उनकी हिम्मत, उनकी शक्ति और उनके विश्वास सबकी परीक्षा लेने आया था। जिस स्त्री ने हमेशा दूसरों को सहारा दिया, अब उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय शुरू होने वाला था, जहां संघर्ष केवल परिस्थितियों से नहीं था बल्कि किस्मत से होने वाला था। मनी बेटा, कैसी है अब तुम्हारी माँ? पापा अभी बुखार थोड़ा ज्यादा है, ऑक्सीजन भी लगातार मॉनिटर करनी पड़ेगी। आप सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मम्मी, आप बस आराम कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मनी है ना, उसके रहते भला मुझे क्या हो सकता है। रेणु, तुम हमेशा हर मुश्किलों से जीत कर निकली हो, तो बस इस बार भी निकल जाओगी। घबराने की क्या बात है? और फिर मनी तो है ही। मनी, तू तो डॉक्टर है ना, तू तो मुझे बचा लेगा ना बेटा। मुझे पता है तू सब ठीक कर देगा। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर अभी 15 दिन पहले मासी के साथ भी तो ऐसे ही कुछ हुआ था ना, वो भी तो कहाँ ठीक हो पाई थी। नहीं मम्मी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ना, कितने लोग तो ठीक हो रहे हैं। आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। रेणु, तुमने पूरी जिंदगी सबको हिम्मत दी है, तो बस आज भी हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा जहां अपने ही पास होकर भी दूर खड़े होंगे। हेलो भैया। मनी, मम्मी से बात कराओ मेरी। देखो मम्मा, भैया का कॉल आया है। देखो सब लोग हैं कॉल पर, भैया, अवनी भाभी, अवने, अमय, सब बात कर रहे हैं। मम्मी डोंट वरी, आप ऐसे क्यों हो रहे हो परेशान? कुछ नहीं हुआ आपको। तुम सब लोग ठीक हो ना बेटा वहाँ? मम्मी, हम लोग ठीक हैं, आप भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, घबराइए मत। ये दोनों ज्यादा शैतानी तो नहीं करते ना? दादी, शैतानी तो आप कर रही हैं जो बीमार हो गई, बट कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ी शैतानी तो चलती है। दादी, आप हंसी हुई ज्यादा अच्छी लगती हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं कोशिश करूंगा मम्मी, जल्द से जल्द आने की। हाँ बेटा, तुम लोग जल्दी आ जाओ, तुम सबकी बहुत याद आ रही है। हाँ मम्मी, हम जल्दी आ रहे हैं। कोविड का वो समय जहां इंसान अपने ही घर में कैद था, जहां दवाइयों से ज्यादा लोगों को उम्मीद और हिम्मत की जरूरत थी। अपनों को तकलीफ में देखकर जब अपने ही कुछ नहीं कर पा रहे थे, रेणुका को कोरोना ने बुरी तरह जकड़ लिया था। वो करीब 1 हफ्ते घर में ही रहीं। फिर 4 मई की रात अचानक रेणुका की तबीयत बिगड़ गई और तुरंत उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स ने रेणुका को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन सभी के प्रयास विफल रहे।
11 मई को डॉक्टर ने रेणुका की क्रिटिकल सिचुएशन बताई और उन्हें वेंटिलेटर पर लेने को कहा गया और रेणुका जा पहुंची वेंटिलेटर पर अब भी उन्हें विश्वास था कि उनका छोटा बेटा अपार उन्हें बचा ही लेगा। लेकिन अब रेणुका अपनी जिंदगी के लिए खुद ही मौत से लड़ रही थी और उधर मनी को बार बार मां के ये शब्द सुनाई दे रहे थे। मनी, तू तो डॉक्टर है ना, तू तो मुझे बचा लेगा ना बेटा। मुझे पता है तू सब ठीक कर देगा। कहते हैं जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है। इंसान लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब समय अपना अंतिम निर्णय सुनाता है तब हर रिश्ता, हर दुआ और हर उम्मीद कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। रेणुका कई दिनों से बीमारी से संघर्ष कर रही थी। पूरा परिवार दिन रात उनकी सलामती की दुआ कर रहा था। हर किसी को विश्वास था कि जैसे उन्होंने जीवन की हर कठिनाई को हराया है, वैसे ही इस बीमारी को भी हरा देंगी। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। 24 मई 2021 ये तारीख इस परिवार के जीवन में ऐसा घाव बनकर आई जो शायद कभी नहीं भर सकता। लगातार बीमारी से लड़ते लड़ते, दर्द सहते सहते, अपनों की आंखों में आंसू देखकर भी उन्हें हिम्मत देती हुई रेणुका इस संसार से विदा हो गई। और जैसे ही परिवार को इस सत्य का एहसास हुआ, मानो सब कुछ थम सा गया। घर जो कभी उनकी हंसी से गूंजता था, आज पूरी तरह से खामोश हो चुका था। जिस आंगन में उनकी आवाज, उनके घुंघरुओं की खनक और उनकी ममता बसती थी, वहां अब केवल सन्नाटा पसरा था। माथुर साहब, जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर रेणुका जी का साथ पाया था, आज पहली बार खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। दोनों बेटे, दोनों बहुएं, जो अपनी मां को हमेशा एक मजबूत स्त्री के रूप में देखते आए थे, आज भीतर से टूट चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो इस परिवार की रोशनी अचानक बुझ गई हो और सब लोग एक गहरे अंधेरे में खो गए हों। रेणुका केवल एक स्त्री नहीं थी, वो इस परिवार की आत्मा थी, ममता थी, संस्कार थी, संगीत थी, साहस थी। उनके जाने के बाद हर दीवार, हर कोना सिर्फ उनकी यादों से भर गया। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया से जाने के बाद भी कभी नहीं जाते। वो अपने कर्मों, अपने प्रेम और अपनी यादों में हमेशा जीवित रहते हैं। और रेणुका भी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन हर उस दिल में हमेशा जिंदा रहने वाली थी जिसे उन्होंने कभी प्रेम, सम्मान और अपनापन दिया था।
तुम्हारी हंसी मेरी जिंदगी में एक समा बनाती थी। हर खुशी में उसका माहौल मेरी माँ बनाती थी। पर अब मेरी खुशियों में हंसी का चहकना कौन लाएगा? जब भी तेरी हंसी याद आएगी माँ, पहले रोना आ जाएगा। तुमने इतना प्यार लुटाया माँ, दुनिया लेते लेते थक गई। तुम साथ नहीं हो मेरे अब, तो लगता है सांसें मेरी रुक गई। अब कौन मुझे वो आखिरी रोटी जबरदस्ती खिलाएगा? जब भी तेरी हंसी याद आएगी माँ, पहले रोना आ जाएगा। मैं जब भी थकता, हारता, डरता, तुम कहती तू क्यों चिंता करता है? तुम्हारा मुझ पे वो अंधा विश्वास कि मेरा बच्चा जो करता है सबसे अच्छा करता है। अब मुझ पर मुझसे ज्यादा भरोसा और किसे हो पाएगा? जब भी तेरी हंसी याद आएगी माँ, पहले रोना आ जाएगा। इस घर के सारे दुखों को अपने आंचल में ओढ़ती थी मेरी माँ। हर छोटी खुशी को एक त्योहार में मोड़ती थी मेरी माँ। पूरे परिवार को एक माला में जोड़ती थी मेरी माँ। पर अब इन बिखरे मोतियों की माला का धागा कहां से आएगा? जब भी तेरी हंसी याद आएगी माँ, पहले रोना आ जाएगा। अगर आज मुझे कोई अच्छा कहे तो वो मैं नहीं, वो तुम हो, क्योंकि ऐसा तुमने बनाया है। वैसे जीने की कोशिश करूंगा जैसा तुमने सिखाया है। जैसे आपने खुशियां बांटी मां, आपका बेटा भी सबको हंसाएगा। पर जब भी आपकी हंसी याद आएगी मां, पहले रोना आ जाएगा। रोना आ जाएगा। रोना आ जाएगा। रोना आ जाएगा। मम्मा, 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 मम्मा। हर खुशी में उसका माहौल मेरी माँ बनाती थी। पर अब मेरी खुशियों में हंसी का चहकना कौन लाएगा? जब भी तेरी हंसी याद आएगी माँ, पहले रोना जाएगा। जब भी तेरी हंसी याद आएगी माँ, पहले रोना जाएगा। तो ये थी हमारी आज की नाट्य प्रस्तुति, जो कि हम सभी कलाकारों ने मिलकर, आप सभी के साथ में मिलकर आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती रेणुका माथुर जी को हमने समर्पित की है।
हमने कोशिश की है उनके जीवन से जुड़े पहलुओं को आप सभी के सामने प्रदर्शित करने की। आज रेणुका मैम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी के साथ में है। रेणुका मैम के आशीर्वाद से ही हमने ये आज की परफॉर्मेंस आपके सामने प्रस्तुत की है, जिसे हमने मात्र 10 से 12 दिन के अंदर तैयार किया है। 10-12 दिन के अंदर इस कहानी को लिखा गया, इसे रिकॉर्ड किया गया और इसे तैयार करके आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। तो ये मैम का ही आशीर्वाद था हम सभी कलाकारों के साथ में कि इतने कम समय में हमने इस नाटक को जीवंत बनाया और आज रेणुका मैम के जीवन से जुड़े पहलुओं को आपको दिखाया। ये कहानी आप सभी लोग जानते हैं और आप में से बहुत सारे किरदारों को आपने स्वयं अपने आप को यहाँ पर मंच पर देखा होगा। रियल जिंदगी में आप सब लोग अलग होंगे, लेकिन स्टेज पर आप लोग कुछ और दिखाई दिए होंगे। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई कमी रह गई हो या हमसे त्रुटि हो गई हो तो मैं अरिहंत नाट्य संस्था की ओर से, समस्त कलाकारों की ओर से आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और अब मैं हमारी पूरी जो कैरेक्टर्स हैं उन सभी का मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। और मैं सबसे पहले तो मैं अभिवादन दूंगा और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आदरणीय विपिन माथुर साहब और अपार सर का कि इन्होंने हमें ये मौका दिया, और प्रीतेश जी का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि इन्हीं के माध्यम से मैं आज आप सभी लोगों से मिल पाया हूँ। तो लीजिए मैं आप सभी का परिचय करवाता हूँ। ये रेणुका जी के बचपन के टीचर और बाद में इकराम राजस्थानी साहब। समीर ये रेणुका मैम के बचपन के गांव के व्यक्ति काका, उसके बाद में स्कूल के अध्यापक और उसके बाद में बहुत सारे किरदारों में इन्हें आपने देखा। इनका नाम है ऋषभ। नमस्ते। ये बहादुर, जो कि बहादुर का यहाँ होना था लेकिन शायद नियति को मंजूर था कि वो हमारे बीच में आज नहीं पहुंच पाया, उसे किसी वजह से अपने गांव जाना पड़ा। ये बहादुर। नमस्कार, मेरा नाम साकेत शर्मा। ये हमारी रेणुका मैम की बचपन की दादी माँ और बहुत सारे किरदारों में इन्हें आपने देखा होगा, नीतू मिश्रा। ये उनके बचपन के चाचा और बहुत सारे किरदारों में आपने देखा होगा इन्हें, हैरी। नमस्कार सभी को। ये जावेद कैमरामैन और बहुत सारी भूमिकाओं में देखा होगा। नमस्कार सभी। ये हमारे मुख्य पात्र एक नरेटर, इन्हीं की वजह से आप सभी ने ये कहानी देखी है, यही हमें ये कहानी को दिखाने जा रहे थे। जय मुकुंदा। नमस्कार, ये आशीर्वाद आप ही सभी बैठे हुए लोगों का था। ये चीफ गेस्ट महोदय उमेश। ये सुरेंद्र मक्कड़ जी यहाँ पर बैठी होंगी, है क्या कोई सुरेंद्र मक्कड़ आंटी यहाँ पर? ये सुरेंद्र मक्कड़ भाभी। ये शशि आंटी, इनका नाम पीयूषा सिंघी। पीयूषा सिंघी। आयुषी जैन। हेलो। शशि आंटी और बहुत सारे किरदार में इन्हें आपने देखा। ये रेणुका मैम की छोटी सी फ्रेंड, उनके बचपन की, गीता। माय नेम इज चांदनी जैन। चांदनी जैन। ये रेणुका मैम का स्वयं का बचपन, दुर्वा जैन। ये उनकी सासू माँ। नमस्कार, मैं सुरुचि शर्मा। माय नेम इज रघुवीर सिंह, गांव का व्यक्ति। इन्हीं के माध्यम से रेणुका मैम का जन्म इस नाटक में हुआ था। दाई माँ। प्रिया जैन। ये रेणुका मैम की पुरानी मम्मी, पीहर की मम्मी। मेरा नाम वीना उदवानी है एंड थैंक यू सो मच। ये रेणुका मैम जब बड़ी हो जाती हैं, जब कथक करती है और स्कूल में बहुत सारे प्राइज मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम यशिका सिंह। ये सुचि अपार सर की वाइफ, सुचि मैडम वो है वैसे, और बहुत सारे किरदार में से आपने देखा होगा। मेरा नाम लवीना चौधरी मानी है। ये गांव के व्यक्ति और कई भूमिकाओं में इन्हें आपने देखा। प्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आते हैं शादी के बाद की बात में। ये रेणुका मैम का बड़ा बेटा सनी, ये रेणुका मैम का छोटा बेटा मनी, अपार सर। ये जो कंपटीशन में हार गई थी बच्ची, तो थोड़ा सा इसको उत्साह दे दीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ा। My name is Ishita Malhotra. ये उनकी रिश्तेदार जो कि शादी में बहुत एंजॉय किया था। My name is Ashi Bhardwaj. ये अपार सर के नाना जी सच्चिदानंद मेहरा। आप सभी को नमस्कार। और ये मुख्य भूमिका पल्लवी कटारिया। अपार सर और सनी सर का जो छोटा बचपन था, वो सबसे छोटा अपार भैया ये रहे हिमांक जैन, और सनी भैया धैर्य जैन। प्रोडक्शन के पीछे की सारी जिम्मेदारियां प्रकाश जी ने संभाली, जो कि पिछले 10 दिनों से इधर उधर बहुत दौर में बिजी थे। और एक जो विपिन सर के शादी के समय का 20 साल का 22 साल का बच्चा जो था, शिवम सोनी। रूप सज्जा थी असलम पठान साहब की। लाइट पर थे यशेश पटेल एंड हासिब। म्यूजिक संभाले थे समीर भाई, जिन्होंने मास्टर जी का भी कैरेक्टर किया। और कैमरा पर है हमारे प्रीतेश भैया की टीम, प्रीतेश जी, ऋषि भाई, प्रांशु भाई, नवल जी और उनकी समस्त टीम, और जो कि लाइव टेलीकास्ट भी वही कर रहे हैं। और उन्हीं की वजह से आज हम अपार सर और विपिन सर के माध्यम से ये प्रस्तुति आप सभी के सामने हमने प्रस्तुत की है। इस नाटक का जो निर्देशन में सहयोग दिया, जो हमारी निर्देशिका मैडम है श्रुति मिश्रा, हमारे नाटक के निर्देशक अजय जैन, आपका बहुत बहुत आभार। आप मनीषा मैम, आप भी आइए। बेना काक मैम हमारे बीच में है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बेना काक मैम के लिए तालियां आप बजाइए थोड़ा सा। मनीषा मैम, मनीषा माथुर। अपार सर को भी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए आप। इस नाटक का लेखन और निर्देशन अजय सर ने किया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जो आपके सामने माथुर साहब की भूमिका में रहे। इस समय तो क्या ही बोला जाएगा मुझसे, बट बस जब हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे तो मेरा और पापा का सब एक ही ब्रीफ था कि आप लोग उनकी भूमिका निभाएंगे जो दर्शकों में बैठे आप लोगों को देख रहे होंगे। तो बस ये सोचिएगा कि स्टेज के ऊपर और स्टेज के नीचे एक ही परिवार है, और ये एक ही परिवार को एक ही माला के धागे ने जोड़ रखा है, वो थी रेणुका माथुर। उनको जिंदा रखना मेरी लाइफ का एक ही पर्पस है। वो याद है, वो याद रहेंगी और वो कभी नहीं भूली जाएंगी। जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक वो हमारे साथ यहाँ पे हैं, वो हमारे अंदर है, मेरे साथ चलती है, मेरे पास ही रहती है। थैंक यू। तुम्हारी हंसी मेरी जिंदगी में एक शमा
बनाती थी। हर खुशी में उसका माहौल मेरी माँ बनाती थी। पर अब मेरी खुशियों में हंसी का चहकना कौन लाएगा। जब भी तेरी हंसी याद आएगी माँ, पहले रोना आ जाएगा। जब भी तेरी हंसी याद आएगी माँ, पहले रोना आ जाएगा। तुमने इतना प्यार लुटाया माँ की, दुनिया लेते लेते थक गई। तुम साथ नहीं हो मेरे अब तो लगता है सांसें मेरी रुक गई। अब कौन मुझे आखिरी रोटी जबरदस्ती खिलाएगा। जब भी तेरी हंसी याद आएगी माँ, पहले रोना आ जाएगा। जब भी तेरी हंसी याद आएगी माँ, पहले रोना आ जाएगा। मैं जब भी थकता हारता डरता, तुम कहते तू क्यों चिंता करता है। तुम्हारा मुझ पर वो अंधा विश्वास की मेरा बच्चा जो करता है सबसे अच्छा करता है। अब मुझ पर मुझसे ज्यादा भरोसा और किसे